आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के लिए चीन के 2 रोज़ा दौरे पर। चीनी सदर से आज तियानजिन में 2 तरफा उमूर पर करेंगे बातचीत। वज़ीर आज़म मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में हमवतनों के साथ अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में जन रक्षक मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। कई अवामी प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। यमन की राजधानी सना में इजराइल का फिजाई हमले में हौसी बागियों के वजीर आजम अहमद अल रहवी समेत कई वुज़रा हुए हलाक। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता कांसे का तमगा। मुकाबले में दूसरी बार तमगा जीतने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी। और अब खबरें तफसील से। जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तियानजिन का दौरा एशियाई बरे आजम में भारत की फाल सिफारतकारी की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म मोदी का यह दौरा मौजूदा जियो पॉलिटिकल माहौल में कसीरुल जहती मसरूफियात और 2 तरफा इस्तेहकाम और तरक्की को स्ट्रेटेजिक तौर पर मुतवाज़न करने की एक ख़ास कोशिश है और इसी के तौर पर यह देखा जा रहा है। तियानजिन में एससीओ सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत इस अहम यूरेशियाई तंजीम में भारत के किरदार को एक नई सतह पर ले जाती है। भारत 2017 से तंजीम का मुकम्मल रुकन है और इससे कबल तंजीम की सरबराही कौंसिल की सदारत कर चुका है। ये कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी ताउन, इक़्तिसादी शराकतदारी और इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी जो खित्ते में भारत के स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए अहम है। सरबराही इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई 2 तरफा मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। इन मुलाकातों में वो इलाकाई इस्तेहकाम, सरहदी सलामती, तिजारती ताल्लुकात और कसीरुल जहती ताउन जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तियानजिन से मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। भारत अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार तथा कनेक्टिविटी से जुड़े अवसरों को आगे बढ़ाना शामिल होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में ऐसे ठोस निर्णय निकलेंगे कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को प्रभावित करेंगे। ये दौरा भारत और चीन के दरमियान हालिया कई सिफारती मुलाकातों के बाद हुआ है, जिसमें गुज़िश्ता साल कजान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का हालिया दौरा भारत शामिल है। वज़ीर आज़म मोदी का तियानजिन का दौरा एशियाई बरे आज़म में भारत की फाल सिफारतकारी की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म मोदी का ये दौरा मौजूदा जियो पॉलिटिकल माहौल में कसीरुल जहती मसरूफियात और 2 तरफा इस्तेहकाम और तरक्की को स्ट्रेटेजिक तौर पर मुतवाज़न करने की कोशिश है। तियानजिन से जैसिका तनेजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और चीन में भारतीय तहजीब व सकाफत का असर देखा जा रहा है। काबिल जिक्र है कि रक्स और मौसीकी के मैदान में भारतीय फन बीजिंग समेत कई मकामात पर फ़रोग़ दिया जा रहा है, जहां बहुत से चीनी फनकार भारतीय क्लासिकी रक्स और मौसीकी में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। फनकार जिन शानशिंग ने सबसे पहले ICCR स्कॉलरशिप के तहत भरतनाट्यम सीखा और अब तक सैकड़ों चीनी तलबा को भरतनाट्यम सिखा चुकी हैं। और इसी तरह से झांग जिंग झुई बीजिंग में उड़ीसा का रक्स सिखाती हैं। डो जुआन एक कथक रक्कासा हैं और भारत, ब्रितानिया, अमेरिका,
अपनी जापान रक्स में भी पेश कर चुकी हैं। और चीनी फनकार जुआनजिंग ने उस्ताद अकरम खान से तबला सीखा है और वो बीजिंग में मुंजू यूनिवर्सिटी में तबला सिखाते हैं। और मी जुआनी ने पंडित भजन सुपारी और पंडित अभय रुस्तम सुपारी से संतूर सीखा है और सेंट्रल कंजर्वेटिव ऑफ म्यूजिक बीजिंग में पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर हैं। और लियू हुआन ने गुरु देबू चौधरी से सितार सीखा है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रहे हैं। लियू गुज़िश्ता 8 सालों से सेंट्रल कंजर्वेटिव ऑफ म्यूजिक बीजिंग में सितार सिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 125वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम तमाम दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क, न्यूज़ वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म कई बार आम लोगों के ख्यालात और मशवरे भी शेयर करते हैं और इस माहाना प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ बड़े कौमी मसाइल पर बात की जाती है बल्कि मकामी और समाजी तब्दीली के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी जिक्र किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सनीचर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उनसे फ़ोन पर बात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का उनको फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। हमने जारी जंग और इसके इंसानी पहलू और अमन व इस्तेहकाम बहाल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। भारत इस सिमत में तमाम कोशिशों की पूरी हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है और इस दौरान सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में हालिया पेशरफ्त पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया और तनाज़े के पुरअमन हल और मसाई अमन की बहाली के तईं भारत के मजबूत और मुस्तकिल मौक़िफ़ की तौसीक की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मामले में हर मुमकिन ताउन फराहम करने के भारत के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूक्रेन दोतरफा शराकतदारी में पेशरफ्त का भी जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के तरीक़ों पर संजीदगी से बात की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। हफ्ते को अहमदाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने गणेश महोत्सव में शिरकत की और इस दौरान वहां मौजूद हुजूम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में मुख्तलिफ अवामी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो आज सुबह अहमदाबाद के ओनगंज गाँव के गोता वार्ड में नए तामीरशुदा अर्बन हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। नीज़ वो अहमदाबाद के चांद लोडिया में वंदे मातरम अर्बन हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला आज टोरेंट ग्रुप UNM फाउंडेशन के जरिए दोबारा तैयार करदा सरदार बाग का नकाब कुशाई करने वाले हैं और दोपहर में वो गांधीनगर के राम कथा मैदान में डायल 112 के तहत शुरू किए जाने वाले जन रक्षक तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा अमित शाह अहमदाबाद में कुछ मकामात पर दरख्त लगाने के प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे।
भारत ने पहली तिमाही में 7.8 जीडीपी के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है। माहिरीन का ख्याल है कि जुलाई 2025 के बेहतरीन अदद-ओ-शुमार के इशारे पहली तिमाही की इक़्तिसादी रफ्तार के तसलसल की निशानदही करते हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने दिल्ली में इक़्तिसादी उमूर की सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर के साथ खुसूसी बातचीत की। 7.8, जी हाँ, ये एक्साइटिंग फिगर्स आए हैं पहली तिमाही के, और हम बात कर रहे हैं हमारे जीडीपी की। और उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस खुशखबरी की क्या वजह है। मैम, जब हम बात कर रहे हैं इतनी अच्छी खबर की, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा बढ़कर आई है। तो क्या वो चीज़ थी या क्या ड्राइविंग फोर्स थी कि हमको इतने अच्छे फिगर्स मिले? Q1 में जो मुख्य फैक्टर्स रहे हैं, सप्लाई साइड से आपने नंबर देखे होंगे। द मेन फैक्टर्स आर ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और सर्विस साइड, तीनों में ही ग्रोथ पाई गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी रोबस्ट रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 3.7% रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के क्वार्टर से 1.5% टाइम्स हायर है। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइड से मैं बताना चाहूँगी कि हमारा रबी का हार्वेस्ट स्ट्रॉन्ग था। इस बार खरीफ की सोइंग एकरेज बहुत बढ़ी है, मॉनसून ठीक है, बफर स्टॉक हमारे पास है। तो ये सब देखते हुए प्लस प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा भी है जो कि इसमें आया है कि 7% रहा है। दैट ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर हैज़ बीन द मेन रीज़न फॉर गेटिंग दीज नंबर्स इन Q1। आपने बात करी कि कृषि क्षेत्र में हमें पिछली बार के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा अच्छा फिगर मिला है, और भारत कृषि प्रधान देश भी है। तो क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसने क्रूशल रोल निभाया है हमारे इन अच्छे जीडीपी फिगर्स को लाने में? एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल रहा है दोनों तरफ से। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का खुद ही ग्रोथ रहा है, प्लस उसकी वजह से रूरल डिमांड भी बूस्ट हुई पड़ी है। तो बोथ पुट टुगेदर दोनों ने इस पे कंट्रीब्यूट किया है। मैम, जब हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की, भारत दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो जब हम इन फिगर्स के बेसिस पे मुकाबला करते हैं हमारे कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ का, ख़ास तौर से चाइना का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, इसमें आई थिंक इस क्वार्टर के नंबर ये दर्शाते हैं कि हम अभी भी सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था हैं। चाइना का जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 5.2 रहा है और इंडोनेशिया का 5.1। सो दैट शोज़ दैट कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अपने रीजन में उसमें। जब हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50% का। उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो ग्रोथ है वो कितनी सस्टेनेबल है? देखिए, ये जो टैरिफ और ट्रेड का जो ग्लोबल हेडविंड अभी है उसमें हम देख रहे हैं कि नियर टर्म डिस्टर्बेंस तो एक्सपेक्ट की जा सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, परंतु जो हमारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जो हमने मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया, दैट विल कैरी थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। हम ये देख रहे हैं कि कंजम्पशन अभी जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो भी ये दर्शाते हैं कि कंजम्पशन होल्ड अप करेगा। फेस्टिवल सीज़न भी अभी आ रहा है, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात भी कही गई है, उससे भी कंजम्पशन बूस्ट होगा। और ये हमारा अनुमान है कि पूरे साल का अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े, तो हमारा असेसमेंट है कि जो हमने अपने लिए टारगेट बनाया है अभी हम उस पर कायम हैं। तो आपने सुना सचिव आर्थिक मामलों के, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए जो खबर आई है वो आगे भी कंटिन्यू करेगी और हम सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ख़ास बात इन्होंने जो कही कि हम इस बार भी हैप्पी दिवाली बोलेंगे पूरे देश को। कैमरामैन अनिकेत और विश्व बंधु के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारत के S-400 फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के ज़ाया होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान के हामी सोशल मीडिया हैंडल्स ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भारतीय S-400 को नुकसान पहुंचाया है। सरकारी इंफॉर्मेशन एजेंसी
पीआईबी फैक्ट चेक ने वाजे किया है कि ये दावा सरासर गलत और बेबुनियाद है। पीआईबी ने कहा कि इन दावों के साथ जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं वो दरअसल मई 2010 की रूस में होने वाली विक्ट्री परेड की हैं और इसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकारी वजाहत के मुताबिक भारतीय S-400 सिस्टम महफूज है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो गुमराहकुन इत्तलात से होशियार रहें और मालूमात सिर्फ मोतबर जराए से हासिल करें। और आपको बता दें कि जिस तरह से झूठी और गुमराहकुन खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, उसके हवाले से पीआईबी फैक्ट चेक ने ये वाज़ेह कर दिया है कि भारत का S-400 सिस्टम जो है वो पूरी तरह से महफूज है और जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तानी सोशल मीडिया द्वारा खबरें फैलाई जा रही थी झूठी, वो बेबुनियाद है और गलत है। और आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौराए चीन की खबर को ही सुर्खी बनाया है, जहां रोज़नामा इनकलाब ने लिखा है कि 7 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी चीन पहुंचे हैं। तियानजिन में शानदार उनका इस्तकबाल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के दौराए चीन पर दुनिया की नज़रें हैं। SCO सरबराही इजलास में वो शिरकत करेंगे और तमाम नज़रें इस इजलास पर मरकूज रहेंगी। आगे बढ़ते हैं जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शिगेरू इशिबा और उनकी अहलिया को जो तोहफे दिए हैं उसके हवाले से भी अखबार में एक तस्वीर शाया हुई है और तस्वीर में देखा जा सकता है कि जापान के दौरे में शानदार तोहफे पेश किए गए, जिनमें मिस्टर इशिबा के लिए कीमती पत्थर के प्यालों का एक सेट दिया गया है और उनकी अहलिया को पश्मीना शॉल तोहफे में दी गई है। दूसरी सुर्खी जान लेते हैं जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का अमेरिकी टैरिफ कशीदगी के दरमियान खुद इन्हिसारी पर जोर। उन्होंने कहा है कि दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी मुल्क की बका और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती तालीमी तहकीक और तरबियत कौंसिल की जानिब से यौम असातिज़ा के मौके पर तैयार करदा उद्गम पोर्टल का इफ्तिताह वो करेंगे। ताहम महकमा बुनियादी तालीम के तहत काम करने वाले असातिज़ा की इख्तरा को एक प्लेटफॉर्म अब फराहम किया जाएगा और इसके हवाले से दूसरे असातिज़ा भी इसमें इख्तरा सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं जहां हौसी वज़ीर-ए-आज़म अहमद अल रहावी इजरायली फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए हैं। हौसी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने इसकी तस्दीक की है। इजरायली फ़िज़ाई हमले में अहमद अल रहावी के साथ उनकी हुकूमत के कई दीगर वुज़रा भी मारे गए हैं। हमले में कई दीगर अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है और इस फ़िज़ाई हमले पर इजराइल का कहना है कि इस हमले में चीफ ऑफ स्टाफ, वज़ीर दिफा और ईरान से मुंसलिक ग्रुप के दीगर आला हुक्काम को निशाना बनाया गया। अहमद अल रहावी तकरीबन 1 साल कबल हौसी कंट्रोल वाली हुकूमत के वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन हुकूमत के हकीकी रहनुमा उनके नायब मोहम्मद मोहफ़्फ़ता थे, जिन्हें सनीचर को वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां संभालने के लिए मुकर्रर किया गया था। शदीद बारिशों के बाइस पाकिस्तान के सूबाई पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। पंजाब पाकिस्तान में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसान की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में शदीद सैलाब की वजह से 15 लाख अफराद और 2308 देहात मुतासिर हुए हैं। PDMA ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब की दही सूरत हाल
यही रहेगी। और काबिल जिक्र है कि मशरक़ी पाकिस्तान में सैलाबी पानी लाहौर के मज़ाफ़ात तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं। इलाके में मकानात और दीगर बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान के नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में इस मानसून सीज़न में अब तक 820 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में हर रोज हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की वजह से मौसम खुशगवार है और दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली एनसीआर में 3 सितंबर तक हर रोज बारिश की पेशगोई की है। हरियाणा पंजाब में नदियों में तुग़यानी है और कई अजला में बस खिदमात मुतासिर हुई हैं। महकमा मौसमियात ने हरियाणा और पंजाब में 2 सितंबर तक मुसलसल बारिश की पेशगोई की है। बारिश का असर झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी नजर आ रहा है। जयपुर में सड़कों पर पानी जमा है, जबकि हिमाचल के ऊना, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना और साहिली कर्नाटक में भी जबरदस्त बारिश की पेशगोई की है। स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता है। मुकाबले के सनसनीखेज सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी को चीन के जिन बो यांग और लियू यी की जोड़ी ने शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस जीत के साथ ही सात्विक और चिराग की जोड़ी BWF आलमी चैंपियनशिप में 2 बार तमगा जीतने वाली पहली जोड़ी बन गई है। और इससे कबल ये जोड़ी बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप 2022 में कांसे का तमगा जीतने में कामयाब हुई थी। कजाकिस्तान के शिमकैंट में मुनक़िद एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली। भारतीय टीम एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की तारीख में अब तक की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने में कामयाब रही है। भारतीय निशानेबाजों ने कुल 103 तमगे जीते, जिनमें सीनियर और जूनियर मुकाबलों में 52 तलाई तमगे शामिल हैं। मुकाबले के आखिरी दिन अंकुर मित्तल ने मर्दों के डबल ट्रैप मुकाबले में 107 पॉइंट के साथ आलमी रिकॉर्ड बनाकर तलाई तमगा जीता। राजकुंवर सिंह संधू ने 25 मीटर सीनियर फायर पिस्टल मुकाबले में 583 पॉइंट के साथ इनफरादी तलाई तमगा जीता और मुकाबले में संधू, गुरप्रीत और अंकुर गोयल तीनों ने मजमूई तौर पर 1733 पॉइंट के साथ टीम गोल्ड मेडल जीता। भारतीय वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 110 प्लस किलोग्राम वजन के जुमरे में कांसे का तमगा जीता है। उन्होंने कुल 380 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा मकाम हासिल किया, जिसमें स्नैच में 175 किलो और जर्क में 205 किलोग्राम शामिल है। भारतीय जूनियर मुक्केबाजों ने एक बार फिर से बैनुल-अक़वामी स्टेज पर अपना लोहा मनवाया है। शिनजियांग बेल्ट एंड रोड बूथ बॉक्सिंग गाला में भारत के जूनियर मुक्केबाजों ने 26 तमगे जीतने, जिनमें से 7 तलाई, 7 चांदी और 12 कांसे के तमगे शामिल हैं। तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट के कंपाउंड मेंस ओपन इनफरादी जुमरे का खिताब जीता। उन्होंने फ्रांसीसी तीरंदाज मैक्सिम गुएरिन को 148-145 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में भारत का वाहिद इनफरादी गोल्ड मेडल जीता। और भारत आज खेलों के साजो-सामान की तैयारी के लिए आलमी शिनाख्त हासिल करने के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुल्क में खेलों की सनत को फरोग देने, खेलों की बेहतर पॉलिसियों और बुनियादी ढांचे को तहरीक देने के मकसद से मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया की क़यादत में दारुल हुकूमत दिल्ली में खेलों के साजो-सामान की तैयारी से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आने वाले दिनों में देश में स्पोर्ट्स कल्चर, फिटनेस सेक्टर, आज से जो यहाँ नीति आयोग ने टारगेट रखा है कि 2036 में हमें 0.5% से 15% ले जाना है, वो 25% एबव होगा और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। समय को हमें समझना होगा, बदलाव को हमें समझना होगा, देश का मॉडल को हमें समझना होगा। दुनिया के मॉडल पर हमने बहुत चल लिया है दोस्तों। ये देश अपना मॉडल बनाता है, अपने मॉडल पे चलता है। हमारा गोल, हाँ, दुनिया में बेस्ट चीज़ें हैं उसको देखो समझो, लेकिन मॉडल तो हमारा ही होगा।
और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।